नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यूपी स्पेशल यूपीपीसीएस मेंस के लिए कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं। जीएस 5 का एक लेक्चर मिलता है इसमें 10 AM एंड जीएस 6 का एक लेक्चर मिलता है 6 PM। अभी ये 6 PM वाला लेक्चर है और आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो हम यूपी का जीएस 6th पेपर कर रहे हैं। ओके, ये लेक्चर इस बुक पे बेस्ड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। ओके, सो हेलो गाइस, दिस इज मी योर टीचर मोहित शर्मा, डायरेक्टर संकल्प IAS अकेडमी, एंड द सोल मोटिव बिहाइंड दिस सीरीज इज टू बिकम योर फेवरेट टीचर। और आपको पहले भी बताया है, उसके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है। आप क्लासेस को देखिए, पूरा देखिए और क्वालिटी का पता लगाइए। अभी हमने बताया कि हमने जीएस 6th पेपर स्टार्ट किया है, उसमें कई सारी चीज़ें हैं सिलेबस में। बस एक बार फिर से दिखा देते हैं शुरू के कुछ लेक्चर में, कि हर लेक्चर में कुछ लोग नए हो सकते हैं, उसलिए तो जल्दी से एक बार आप 6th पेपर का सिलेबस देख लीजिए। ओके, दिस इज 6th पेपर। तो इकोनॉमिक्स, सोशल जस्टिस, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी एनवायरनमेंट, यूपी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। हमने ये अभी शुरू किया है। इसमें टोटल 9 टॉपिक हैं। 9 में से हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है, ज्योग्राफिकल रीजन या फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या इस पे मेंस में क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं? तो हाँ, प्री मेंस दोनों में आए हैं। मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं वो बताया आपको याद हो जाने चाहिए। वीडियो पॉज करके सोचो कि क्या क्वेश्चन आए थे। ओके, एक क्वेश्चन 2024 में आया था, एक क्वेश्चन 2021 में आया था। क्वेश्चन सेम है, बस ये पूछते हैं यूपी के ज्योग्राफिकल रीजन लिखो, शिवालिक फुटहिल्स, भाबर तराई और ये वाला रीजन गैंगेटिक प्लेन, और उसके बाद में फिर सदर्न प्लेटू रीजन। डन। और क्या पूछते हैं, ये जो रीजन है इनके फीचर्स बताओ, ज्योग्राफिकल फीचर इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ज्योग्राफी का ये टॉपिक है। बाकी एक बार इनके इकोनॉमिक एंड कल्चरल फीचर भी पूछे हैं, तो हम इसलिए उनको भी पढ़ रहे हैं। डन। तो अपने पिछले लेक्चर में हमने नंबर 1 ज्योग्राफिकल लोकेशन देख ली थी, और दूसरे में रिलीफ स्ट्रक्चर या फिजियोग्राफी, कुछ भी बोल सकते हैं उसको देखना शुरू करा था। तो उसमें हमने शिवालिक फुटहिल्स देख लिया था, भाबर देख लिया था। आज अब हमें क्या देखना है, नंबर 3 पे गैंगेटिक प्लेन और 4 पे सदर्न प्लेट्यू। इतना करके ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डन। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अपनी 3rd क्लास से। 1 by 1 करके हमें पूरा सिलेबस ऐसे कंप्लीट करना है। लास्ट में आप सिलेबस हाथ में लेके पॉइंट मिला लेना, आपको सब कंप्लीट मिलेंगे और बेस्ट मटेरियल मिलेगा। डन। चलिए, तो अपना तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गैंगेटिक प्लेन। देखिए तो ये मैप तो हम देख ही चुके हैं पीछे। आप ये डेफिनेशन देख लीजिए कि जो गैंगेटिक प्लेन है वो क्या है। रेफर टू द वास्ट फ्लैट एंड फर्टाइल एलुवियल रीजन फॉर्म्ड बाई गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। बताया, कभी खाली इसी पे लिखने आ जाए तो इंट्रोडक्शन में कुछ तो लिखोगे। मेंस का क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, पहले एक इंट्रो लिखते हैं 1-2 लाइन का, फिर जो भी पूछा होता है हेडिंग डाल के पॉइंट बना के उस आंसर को लिखते हैं। अगर 2 बातें पूछी हैं तो 2 हेडिंग डाल के लिखेंगे, और फिर लास्ट में एक छोटा सा 1.5-2 लाइन का कंक्लूजन लिखते हैं, है ना। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफिकल रीजन और भाबर तराई के फीचर्स पूछे थे, तो पहले यहाँ कुछ लिखोगे उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में कि उसको 4 में बांटा जाता है, फिर ये डायग्राम बनाओगे, है ना। अब पूछा है भाबर और तराई के फीचर्स बताओ, तो पहले हेडिंग डाल देंगे भाबर्स के फीचर, उसके पॉइंट, फिर तराई के फीचर, उसके पॉइंट, और सबसे लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। भाबर तराई की कुछ इंपॉर्टेंस बता देंगे कि वो कैसे यूपी के डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। डन। तो इसलिए आपको ऐसी लाइनें, आप ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी जब मेंस का पेपर देने जाता है तो वहीं बैठ के सोचता है कि अब मैं क्या इंट्रो और क्या कंक्लूजन लिखूं। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो घर पे बैठ के ये सब सोच लेते हैं कि मैं क्या लिखूंगा किस तरह से, तो वो फिर जल्दी लिख पाते हैं। आपने देखा होगा जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उनके तो कंप्लीट ही नहीं हो पाता पेपर, बीच में छूट जाता है थोड़ा, है ना। तो ये हमने देख लिया, और यूपी का मोस्ट पार्ट ये कवर करता है, यूपी के लगभग 75% हिस्से भी है। इसको भी हम यूज कर लेंगे इंट्रोडक्शन में ना, अच्छा पॉइंट है। फिर इसके फीचर्स वही ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स देखते हैं। ओके, ये जो हमें पता ही है, जो गंगा का मैदान है वो इधर प्लेटू रीजन के नॉर्थ में है, और जो उधर भाबर और तराई था तो तराई के साउथ में है, तो तराई के साउथ में, और जो प्लेटू रीजन है उसके नॉर्थ में। ये तो अपने आप ही लिख लेंगे, है ना।
एलुवियल प्लेन का बना हुआ है, पढ़ ही चुके हैं इसको, फिर खादर वागर में डिवाइड करते हैं, डन। एंड डेंस रिवर नेटवर्क, गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, ये सब नदियां, तो इन नदियों ने तो बनाया ही है ना, इनके एलुवियल डिपॉजिट से तो बना ही है। प्रोन टू फ्लड, पूरा नहीं है ना, वेस्टर्न यूपी में उतना नहीं है, ईस्ट यूपी में ज्यादा है। तो जो गैंगेटिक प्लेन है वो भी बाढ़ संभावित है, तराई भी बाढ़ संभावित इलाका है। और बुंदेलखंड, वहां उल्टा हो रहा है, वहां पे सूखा है। तो तराई और ईस्टर्न यूपी का जो गैंगेटिक प्लेन वाला हिस्सा है वहां पे फ्लड की संभावना रहती है, और जो सदर्न प्लेट्यू रीजन है वहां पे ड्राउट की कंडीशन रहती है। और क्या फीचर है यहाँ के ज्योग्राफिकल, ओक्सबो लेक मिलती है, लेबीज, मियांडर, रिवर आइसलैंड। जब नदी अपनी ओल्ड एज में, मैच्योर स्टेज में पहुंचती है तो इसमें तब जो एनर्जी है वो कम हो जाती है ना, तो फिर ये अपनी मर्जी से रास्ता नहीं बनाती। पहाड़ों में तो ये जो हार्ड है उसको भी काट के आ जा रही है, और अब यहाँ पे कोई छोटी सी भी रुकावट आ जाए तो रास्ता बदल के जहां सॉफ्ट जगह मिलती है वहां से निकलेगी। धीरे धीरे अपर्दन करती है, इसका निक्षेपण होता चला जाता है, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बिस्ती चली जाती है ना, फिर इसका रास्ता कट हो जाता है, तो ऐसी लेक बनी रह जाती है जिसको बोलते हैं गोखुर लेक या ओक्सबो लेक या गोखुर झील। लेबीज तो कुछ भी नहीं है, ये नदी बह रही है यहाँ से, तो इसके जो किनारे हैं तटबंध, वो लेबी हो गए। मियांडर, ये जो इधर को बह रही थी, ये जो विसर्ग बना रही है, दिस इज कॉल्ड मियांडर या विसर्ग। रिवर आइलैंड क्या है, नदी ओल्ड एज में आके यहाँ बीच बीच में मिट्टी गिराती रहती है, छोटे छोटे टापू से बन जाते हैं। वैसे तो ब्रह्मपुत्रा का मेन फीचर है, माजुली देखा होगा है ना, लार्जेस्ट हैबिटेटेड रिवर आइलैंड। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड नहीं है वो, आज का आपका होमवर्क है, गूगल पे सर्च करना और पता लगाना कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन है। जहां लोग रहते हैं वो लार्जेस्ट तो हमने बता दिया, माजुली है ब्रह्मपुत्रा रिवर का। तो ये इनकी हमने विशेषताएं देख ली, ज्योग्राफिकल फीचर गैंगेटिक प्लेन के। इकोनॉमिक फीचर, भाई मोस्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो यहाँ पे हो पाती है, प्लेन इलाका है ना, तो सब काम, फैक्ट्री आसानी से लग सकती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आसानी से बिल्ड हो सकती हैं, तो पूरा इन्वेस्टमेंट फिर यहीं पे आता है। फर्टाइल लैंड है तो एग्रीकल्चर, उससे रिलेटेड जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो सब भी यहीं पे बिल्ड होती है। फिर जनसंख्या भी यहीं पे जाता है, जहाँ मार्केट ज़्यादा होता है, जनसंख्या ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहीं पे सेंट्रिक हो जाती हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर हार्टलैंड है, वीट, राइस, शुगर केन, इन सब के लिए जाना जा रहा है। एंड द टोपोग्राफी ऑफ दिस रीजन इज ऑलमोस्ट इवन, बता दिया, समतल इलाका है ना, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सुटेबल है, तो डेंसली पॉपुलेटेड है, ट्रांसपोर्ट का पूरा नेटवर्क है, रेल हो, रोड हो, रिवर हो, एक्सप्रेस वे हो, हाईवे है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ बिल्ड हो रही हैं। हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है, देखेंगे जब हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो ज़्यादातर जगह में हैंडीक्राफ्ट मिलेंगे हमें, 75 के 75 जिलों में क्यों फेमस है उसको देखेंगे हम। इसको देखेंगे जब यूपी का आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, है ना, यूपी के कल्चर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हिंदी में भी लिखी हैं। देखिए दोनों लैंग्वेज में पढ़ पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बस हिंदी मीडियम वाले ये जान लें कि अभी तक ऐसे होता रहा है कि हिंदी मीडियम का कंटेंट अच्छा नहीं होता, इंग्लिश का अच्छा होता है। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सेम टू सेम, लाइन बाई लाइन सेम कंटेंट दिया जाएगा, सेम टू सेम कंटेंट, लेटेस्ट अपडेट कंटेंट आपको मिलेगा। बस ये थोड़ी सी समस्या है, क्लासेस बहुत बड़ी हो जाएंगी, इनको कवर करना मुश्किल हो जाएगा कि वही चीज़ हम पहले इंग्लिश में बोले फिर वही हिंदी में बोल के, है ना, तो ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। डन, तो उसका तरीका है, कोई भी आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, अगली क्लास में बता दिया जाएगा। कोई ज़्यादा समस्या होती है तो आप 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हम या कोई भी अदर टीचर, फैकल्टी जो भी अवेलेबल होंगे वो आपके डाउट को सुनेंगे और उनको दूर करेंगे, है ना, जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम समस्याएं आपको आ रही हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है गैंगेटिक प्लेन का? क्रेडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन माना जा रहा है इसको। अब बताओ, ऐसे लिख के आ जाओ कि ये प्राचीन सभ्यताओं का उद्गम स्थल है, तो उसमें कोई नंबर नहीं मिलने वाला है ना, या मिलेंगे तो बहुत कम। सुपरफिशियल आंसर बोलते हैं इसको, सुपरफिशियल क्यों है, कुछ एक आध तर्क तो दोगे, कुछ उदाहरण तो दोगे, तभी तो नंबर मिलेंगे। सब्सटेंशिएट करना जरूरी है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कन्नौज, हर्षवर्धन, कौशाम्बी महाजनपद, 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद यहाँ आ रहे थे गैंगेटिक इलाके में, है ना, रुहेलखंड का, पांचाल, उन सब के बारे में लिख सकते हो। डन, तो आप यहाँ पे नोट कर लेना।
पांचाल वगैरह डन। लिखा बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड भक्ति मूवमेंट। तो फिर कुछ कुछ लिखना पड़ेगा भाई। जैसे मान लो आप हिंदुइज्म के बारे में लिख रहे हो तो वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन में मथुरा है, ये कृष्ण जन्मभूमि माना जाता है, और ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन में अयोध्या है, वो राम जन्मभूमि माना जाता है। हो गया, कर दिया सब्सटेंशिएट। फिर बुद्धिज्म का लिखना है तो सिद्धार्थ नगर के बारे में लिख दो, श्रावस्ती के बारे में लिख दो, है ना। भक्ति मूवमेंट अभी बताया तो गोरखपुर के बारे में लिख दो। तो ऐसे आपको ऐसे आ सकता है ना कि जैसे अभी हमने देखा भाबर तराई का केवल ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस पूछ लिया था, तो ऐसे अगर गैंगेटिक प्लेन का केवल कल्चरल सिग्निफिकेंस आ जाए, हालांकि फिर वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, वो यूपी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन माना जाएगा, लेकिन आ तो सकती है किसी भी टॉपिक में आए। तो आप फिर इसको इलेबोरेट करके थोड़ा सा बढ़ा के पॉइंट बना के, और वो सब अच्छे पॉइंट है ना, उनको जैसे भी बताया कि श्रावस्ती लिख दो, गोरखपुर लिख दो, है ना, एंड मथुरा के बारे में, अयोध्या के बारे में, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, तो आपका काम चल जाएगा। क्लासिकल म्यूजिक, डांस, कथक, इन सब चीज़ों के लिए फेमस है ना, जो अवध वाला रीजन है, यानी कि जो मिडल गैंगेटिक प्लेन है वो कथक के लिए फेमस है। लैंग्वेज रिच है, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, हिंदुस्तानी, डायलेक्टिक्स, मतलब लोग आम भाषाएं तो यहाँ बहुत बोली जाती हैं। वैसे भोजपुरी कुछ इलाके में, जो खासकर लोअर गैंगेटिक प्लेन है उसमें भोजपुरी है ना, जो सेंट्रल गैंगेटिक प्लेन है उसमें अवध, अवधी, और जो वेस्टर्न या अपर गैंगेटिक प्लेन है उसमें ब्रज भाषा। पूरे गैंगेटिक प्लेन को ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं ना, अपर, मिडिल या सेंट्रल और लोअर। ये भोजपुरी, ये अवध और ये ब्रज। जीएस 5 पेपर में बताया, फर्स्ट क्लास में बताया ना, जो दोनों कर रहे हैं तो उनको पता होगा। चलो, तो बाकी में तो हमने यही पढ़ा था कि उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और बाकी उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स। ये जो गैंगेटिक प्लेन है इसमें एक चीज एक्स्ट्रा पढ़नी है जो आ सकती है, इसका डिवीजन, गंगा के मैदान का विभाजन। तो इसका विभाजन 3 तरह से किया जाता है। पहला है डिवीजन बेस्ड ऑन सॉइल स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, खादर बांगर। भाबर तराई मत लिख देना इसमें, ये क्या है, खादर और बांगर। दूसरा डिवीजन क्या है फिर इसका, दूसरा डिवीजन है इसका फिजियोग्राफिक डिवीजन। फिजियोग्राफिक डिवीजन के हिसाब से इसको अपर गैंगेटिक, लोअर गैंगेटिक एंड मिडिल गैंगेटिक जो रीजन अभी बताए थे वो। तीसरा रीजनल क्लासिफिकेशन, वहां पे इसको दोआब क्षेत्र, रोहिलखंड क्षेत्र, इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। तो ये 3 तरह के डिवीजन हैं, इन पे फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ गैंगेटिक प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, 8 नंबर में भी आ सकता है, 12 में भी आ सकता है। तो एक एक करके हम इनको पढ़ लेते हैं। ये भी आ सकता है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ गैंगेटिक प्लेन बेस्ड ऑन सॉइल स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो राइट द फीचर ऑफ बांगर एंड खादर रीजन, क्योंकि वही इसका डिवीजन है। चलिए तो पहले देखते हैं बांगर खादर। पहले तो डायग्राम में समझ लो, ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, ऑफलाइन क्लास में ज़्यादातर बच्चे परेशान रहते हैं। तो क्या है, जैसे ये नदी जा रही है भाई, तो ये जो नदी के आसपास के इलाके हैं ये थोड़े लो लैंड पे होते हैं, तो जब भी नदी में पानी ज़्यादा होता है तो यहाँ पानी आ जाता है, यहाँ बाढ़ आ जाती है समय समय पे। तो ये इलाके जहाँ समय समय पे बाढ़ आती है उसको खादर बोलते हैं। न्यू एलुवियल प्लेन होते हैं ये, चूंकि जब नदी उफान पे आती है, यहाँ आती है, तो उसमें जो थोड़े जो बारीक पार्टिकल होते हैं मिट्टी के, वो सब यहाँ पे बिछ जाते हैं, उपजाऊ बहुत होती है, ये इसका फायदा है। जिन गाँव से नहर निकलती है ना, तो लोग चाहते हैं कि नहर से उनके खेत की सिंचाई हो जाए, लड़ाई तक हो जाती है गाँवों में इस बात पे। क्यों? क्योंकि नहर के पानी के साथ में भी ये एलुवियल सोइल आती है और उनके खेत की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, ज़्यादा फर्टाइल लैंड हो जाता है। बताओ, बाहर से खरीद के पोषक तत्व डालने की जरूरत नहीं है ना, तो लड़ाई तो होगी फिर। तो लोग लड़ते हैं कि हमारे खेत की सिंचाई पहले होनी चाहिए नहर से, इस तरह से नहर की सिंचाई में उनका एक बेनिफिट है। तो इसको खादर बोलते हैं ना। यहाँ पे लगभग हर साल एनुअल बेसिस पे यहाँ फ्लड आती है और नया प्लेन बनता चला जाता है, न्यू एलुवियल प्लेन है, लो लाइन फ्लड प्लेन है। और यहाँ की मिट्टी देखो, डायग्राम में भी दिखाया उसी हिसाब से, ये लाइट टेक्सचर्ड है, बहुत महीन मिट्टी होती है और ग्रे सोइल है, लाइट टेक्सचर्ड एंड ग्रे सोइल।
अब इसके पीछे के इलाके हैं, यहाँ पे भी होगा और इधर भी है, ये यहाँ दिखाया हुआ है। ये ऊंचे इलाके हैं, यहाँ जनरली फ्लड नहीं आती, तो इसका नुकसान भी है। फिर नई मिट्टी भी नहीं आती, उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है ना। तो ये इनलैंड एरिया है, इनलैंड एरिया अंदर की तरफ, और ये नदी के तट से काफ़ी दूर होते हैं। तो इनकी मिट्टी अलग है, रेडिश ब्राउन सोइल है, लीचिंग ज़्यादा होती है ना। तो इधर रेडिश ब्राउन सोइल है और इधर पे जो है वो लाइट टेक्सचर्ड ग्रे सोइल है। तो ये जो दूसरा इलाका है जहाँ पानी नहीं पहुंच पाता, जो ऊंचे हुए हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, बांगर। ये ओल्ड एलुवियल है। बता सकते हो वाटर टेबल कहाँ पे पास मिलता होगा और कहाँ ज़्यादा नीचे चला गया? यहाँ वाटर टेबल बहुत नीचे मिलता है, जब यहाँ पानी आता ही नहीं, परकोलेट ही नहीं हो रहा, तो फिर कैसे? तो यहाँ वाटर टेबल नीचे होता था यहाँ, और वो ग्राउंड के पास ही होता है। डन। तो खादर बांगर हमें समझ में आ गया। ये जो प्लेन है नदी के द्वारा बनने वाला, उसका एक कैटेगराइजेशन है। मान लो ये नदी है, यहाँ से जा रही है, तो ये पास वाला रीजन हो जाएगा खादर, और ये इधर वाला रीजन हो जाएगा बांगर। तो गंगा के प्लेन को भी ऐसे नदी के अलोंग खादर और उसके थोड़ा डिस्टेंस पे बांगर बोला जा सकता है। डन। समझ तो हमें आ गया क्या है। अब इनके कुछ फीचर्स देखो। तो पहले बांगर ओल्ड एलुवियल प्लेन है, पुराना जलोढ़ मैदान है। उम्मीद है इतना तो समझ आ गया होगा ना। इनलैंड एरिया में मिलता है, स्पेशली मिडल एंड अपर गंगा में मिलता है। लोअर में क्यों नहीं मिलता? लोअर में उधर वो हो जाता है ना, तराई वाला रीजन, तो वहाँ कोई ऐसा एरिया नहीं मिलेगा अपर एरिया जहाँ पे बाढ़ ना आती हो। अभी देखा हमने कि वो तराई रीजन और जो ईस्टर्न पार्ट है वो फ्लड जोन है, रेन भी वहाँ पे ज़्यादा होती है। समझ आया कुछ? ये जो बैकग्राउंड में लिंक जनरेट किए हैं, इससे आपको याद रखना आसान है और मेंस में आप फटाफट लिख पाओगे। और जो ऐसे कुछ ना करे बस इनलैंड एरिया मिडिल अपर गंगा, तो वो तो याद करेगा ऐसे बैठ के, इनलैंड एरिया मिडिल अपर गंगा दोआब, इनलैंड एरिया मिडिल अपर गंगा दोआब। बताना ऐसे कब तक याद रह जाएगा? बड़ा कठिन काम है। माइंड में बैकलिंक जनरेट करना सीखो, उससे आपको चीज़ें लंबे समय तक कि ये है तो क्यों है। और यकीन मानो मेंस में आपको नंबर ही इस बात पे मिलेंगे। जिसने बैकलिंक जनरेट किए हुए हैं वो अच्छे से पॉइंट सब्सटेंशिएट भी कर सकता है, क्योंकि उसको सारे कारण पता है। ओल्डर एलुवियम डिपॉजिट है एंड लोकेटेड अवे फ्रॉम द एक्टिव फ्लड प्लेन। अब यहाँ बाढ़ नहीं आती है ना। एंड स्लाइटली एलिवेटेड ग्राउंड है, रेडिश ब्राउन सोइल है, अभी देखा था। कैल्केरियस डिपॉजिट, कंकड़ कभी कभी यहाँ पे मिलते हैं, है ना। ये कैसे आ जाते हैं? जब यहाँ पे पानी की कमी है तो लोग ऐसे अंडरग्राउंड वाटर इससे कुएं से, नलकूप इनसे निकाल के सिंचाई करते हैं। वो बहुत पानी भरते हैं खेत में, जरूरत से ज़्यादा। तो कुछ पानी तो पेड़ के काम आ जाता है, कुछ इवेपोरेट हो जाता है, और कुछ वापस से नीचे परकोलेट हो जाता है। तो जो नीचे से पानी आ रहा है उसमें साल्ट भी है, तो साल्ट तो यहाँ सरफेस पे रह गया और पानी बैठ गया। धीरे धीरे फिर वो कुछ एक कैल्केरियस डिपॉजिट वहाँ पे बिल्ड होने लगते हैं। डन। तो ये लेस फर्टाइल है थोड़ा, खादर की तुलना में लेस फर्टाइल है ना। अब अगर बात करें भावर से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो जो नदी के पास वाला इलाका है खादर और उसके दूसरा वाला बांगर, तो बांगर खादर से कम उपजाऊ होता है। कि क्यों? उसका कारण है, एक तो इसमें पानी की उपलब्धता कम है, वाटर। दूसरा कि सनलाइट का एक्सपोजर और बाकी चीज़ें होने से, कि लीचिंग यहाँ पे ज़्यादा हुई है, उससे जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी यहाँ से हट गए। तो न्यूट्रिएंट्स की भी थोड़ी कमी मिलती है, पानी की भी कमी होती है, इस वजह से यहाँ पे अच्छी खेती नहीं हो पाती। लेकिन अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्लान मैनेजमेंट किया जाए और पानी की उपलब्धता हो तो यहाँ अच्छी खेती हो सकती है। ठीक। मॉडरेट फर्टिलिटी है यहाँ की, है ना, कि भावर से तो ज़्यादा है लेकिन बांगर से कम है। इरिगेशन की जरूरत होती है, अभी बता ही दिया था। वीट, पल्सेस, ऑयल सीड, ये यहाँ की मेन फसलें हैं ना। तराई रीजन की अभी हमने देखी थी। और इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं अभी? ये वाला रीजन ना, भावर वाला। जब खादर वाले में जाएंगे चीज़ें बदल जाएंगी, वहाँ पे क्या आ जाएगा? राइस आ जाएगा, शुगर केन आ जाएगा। डन। एंड लेस प्रोन टू फ्लड एंड वाटर लॉगिंग, ऑब्वियसली, चूँकि थोड़ा अपर अपलैंड है, लो लैंड नहीं है, तो वहाँ पे फ्लड की संभावना कम है और वाटर लॉगिंग। तो देखो कुछ फ़ायदे हो रहे हैं तो कुछ नुकसान भी हो रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी भी है।
जिंदगी में आप सोचो कि एक काम है उसका सब फायदे ही फायदे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अधिकारी बनोगे उसका एक फायदा होगा तो 5 नुकसान भी होंगे, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं बचेगी, 24/7 आप ड्यूटी पर रहोगे। जो लोग ठीक से मैनेज नहीं कर पाते उनकी फैमिली लाइफ तो खत्म ही हो जाती है, या तो ठीक प्रॉपर फैमिली बन नहीं पाती, या फिर डिस्टेंस में उनका रिलेशन अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाते, लेकिन पावर भरपूर आती है ना। तो हर चीज में पॉजिटिव निगेटिव होते ही हैं, ऐसे यहाँ पे भी हमने देख लिया। दूसरा देखते हैं फिर खादर, बांगर के बाद में खादर। क्या देख रहे हैं हमने जो फिजियोग्राफिक डिवीजन देख रहे थे यूपी के, तो उसमें शिवालिक कंप्लीट हो गया, भाबर तराई कंप्लीट हो गया, गंगा पढ़ रहे थे, गंगा भी कंप्लीट हो गया। गंगा में 2 बातें कि उसके ज्योग्राफिकल फीचर, इकोनॉमिक फीचर, ये तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम गंगा में एक्स्ट्रा देख रहे हैं कि गंगा का डिवीजन 3 तरह से करा जाता है। पहला खादर बांगर, तो अगर खादर और बांगर वाला गंगा का डिवीजन आ जाए, उनके फीचर पूछ ले तो क्या लिखेंगे, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा डिवीजन है फिजियोग्राफिक, अपर गंगा, लोअर गंगा, मिडल गंगा, उसको देखेंगे। फिर तीसरा रीजनल, रीजनल वाले के आने के चांस ज़्यादा है, और ये खादर और बांगर वाले के आने के चांस ज़्यादा है। वो अपर गंगा, प्लेन, मिडल गंगा, उसके आने के ज़्यादा चांस नहीं है, बस आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। आ जाएगा तो डायग्राम ऐसे बना देना इसका, है ना, ऐसे रिवर दिखा देना, और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा 3D में कुछ करके ऊंचाई पे कुछ मिट्टी दिखा देना। ये दिखा देना कि यहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता अभी, ये तो कुछ ज़्यादा ही है ना, स्लोप ज़्यादा हो गया, कुछ एंगल ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा लोअर इसको दिखाना था। तो ये वाला जो रीजन है बाद वाला, दिस रीजन इज बांगर, शुरू वाला रीजन खादर, सेम ऐसे यहाँ पे दिखा देना। इसका सोइल का टाइप वगैरह लिख देना, एक आपका अच्छा डायग्राम तैयार हो जाएगा। कोशिश करना ज़्यादातर क्वेश्चन में, मेंस में आप ऐसे कुछ ना कुछ करो। तो हमने बांगर की विशेषताएं देख ली, खादर की देखते हैं। न्यू एलुवियल सोइल है, रिवर के अलोंग मिलती है ना, फाउंड अलोंग द रिवर बैंक। अभी देखा यहाँ पे ऐसे है ना, ये वाले इलाके में है। डन। ईस्टर्न यूपी में प्रोमिनेंट है, एंड तराई एंड रिवराइन बेल्ट ऑफ दोआब एंड पूर्वांचल, वहाँ पे ये ज़्यादा मिलता है, बताया। वहाँ तो बांगर वाला पोर्शन मिलेगा नहीं, अभी देख रहे थे। जो बांगर है वो कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, अपर गंगा, मिडिल गंगा वाले में। लोअर गंगा वाले में कौन ज़्यादा मिल रहा है, ये खादर और तराई। डन। न्यू एलुवियम है, तो फिर मतलब कि ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। एडजेंट टू रिवर बैंक तो हो ही गया। लो लाइंग है, ये भी देख लिया। लाइट टेक्सचर्ड ग्रेज सोइल और वेरी फर्टाइल, ये भी आपको अभी बता दिया था। अब ये सब फायदे हैं देखना। फिर नुकसान आ गया कि फ्लड ज़्यादा आती है ना। वेरी फर्टाइल है तो कौन सी फार्मिंग हो जाती है, इंटेंसिव फार्मिंग। और किसको देख रहे हैं, शुगर कैन एंड जूट। अभी देख रहे थे बांगर वाला, वो आ जाए तो क्या लिखोगे, वीट, पल्सेस, ऑयल सीड। और ये खादर वाला आ जाए तो क्या लिखोगे, शुगर केन, जूट। बिठा लेना ये सब बातें अपने दिमाग में, और पढ़ते समय अंतर करना कि वहाँ ये लिखना है, यहाँ ये लिखना है। ऐसा नहीं घर पे तो पढ़ते चले गए, अब जब मेंस लिखने की बारी आई सब कुछ वहीं बैठ के सोच रहे हैं। इतना टाइम नहीं होता भाई, पेन रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए, कंटिन्यू। बस क्वेश्चन पढ़ोगे 1 से 1.5 मिनट में, उतनी ही देर पेन रुकेगा, फिर कंटिन्यू, सोचने की जरूरत ना पड़े, तभी आप 20 के 20 अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें घर पे सोच के रखो पहले से, है ना। इंतजार क्या करना है मेंस के पेपर में पहुंचने का, पहले से करके रखो, जब पता ही है हमें बनना है तो गंगा का ज्योग्राफिकल रीजन देखने के बाद, उसके ज्योग्राफिकल फीचर देखने के बाद में हम डिवीजन पढ़ रहे थे। पहला डिवीजन उसका हमने पढ़ लिया, जो कि खादर और बांगर पे बेस्ड है, वो डिवीजन हमने पढ़ लिया। दूसरा डिवीजन जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन, बुनियादी भू आकृतिक विभाजन, उसमें अपर गैंगेटिक प्लेन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन, लोअर गैंगेटिक प्लेन। ये मुश्किल से ही मेंस में आएगा, बस आपको थोड़ा सा पता कर लेना कि एक आइडिया कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले आ रहे हैं इस तरह से। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। खादर बागर वाला आना के चांस हैं और रीजनल वाले आने के चांस है ना। देखो तो ये वेस्ट यूपी में है जो अपर गैंगेटिक प्लेन है, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलंदशहर, न्यू एलुवियल सोइल है। और ये तो दोनों ही मिलेंगे, है ना, गंगेटिक प्लेन है तो खादर बांगर दोनों मिलेगा, तो ये तो कोई सुपरफिशियल पॉइंट है। फर्टाइल है एंड डेंसली पॉपुलेटेड है, जो वेस्टर्न रीजन है। ओके, और आप यहाँ पे चाहो तो एक लिख सकते हो ग्रीन रिवॉल्यूशन,
वो मेनली इन्हीं पार्ट में हुई है ना, जो वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है गैंगेटिक प्लेन का, उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन डन, उसको लिख सकते हैं। मिडिल गैंगेटिक प्लेन, इसमें सेंट्रल यूपी आ रहा है, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली। अब देखो जैसे मिडिल की तरफ जा रहे हैं तो ज़्यादा पानी की उपलब्धता है, तो फिर क्या आ जाएगा, राइस, वीट, ये सब चीज़ें ना। फिर लोअर गंगा प्लेन है, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया। अब जो जीएस फिफ्थ पेपर जिन्होंने करा है, तो जीएस फिफ्थ पेपर की पहली और दूसरी क्लास फाउंडेशन क्लास है, उसमें बस यूपी का मैप बताया एक तरह से कि कहाँ कौन जिला है, कहाँ मंडल है, ऐसे। तो उसको जरूर करना भाई सिक्स पेपर से पहले। फिफ्थ पेपर की फर्स्ट एंड सेकंड क्लास तो हर हाल में करनी है। कोशिश करना कि दोनों को साथ साथ करो, जैसे हम एक एक लेक्चर दोनों का डेली डाल लें, वैसे आप दोनों का एक एक लेक्चर डेली करते रहो। तो कहने का मतलब क्या था कि जैसे हम ये पढ़ रहे हैं वाराणसी, आजमगढ़, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि कहाँ की बात चल रहे हैं, कि इधर वेस्टर्न यूपी में यहाँ की बात कर रहे हैं, सॉरी इधर ईस्टर्न यूपी में यहाँ की बात चल रही है ना। आपके दिमाग में कि बलिया कहाँ है, गोरखपुर कहाँ है, आजमगढ़ कहाँ है, वाराणसी कहाँ है, ये सब दिमाग में आना चाहिए। तो उसके लिए वो फिफ्थ पेपर की क्लास देख लेना है ना, तभी पढ़ने का मजा है। अगर आपको पता ही नहीं वाराणसी, आजमगढ़, पहली बात तो अगर ये मेंस में क्वेश्चन आ गया तो ये तो खुद लिख के आना है। आपको पता ही नहीं वाराणसी यहाँ पे, गोरखपुर कहाँ है, तो कैसे लिख पाओगे। इसलिए बोला था वो क्लासेस काफ़ी काम की हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में नहीं आएगा, लेकिन वो फाउंडेशन का काम करेंगी। ओके, तीसरा डिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में आ सकता है सीधा, रीजनल क्लासिफिकेशन। तो रीजनल क्लासिफिकेशन में 4 है। एक तो है गंगा यमुना दो आब है भैया, तो दो आब तो पता होगा, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो कौन सी दो नदियां हैं, यहाँ से आ रही है यमुना और यहाँ से जा रही है गंगा, और फिर यहाँ के यमुना इसमें मिल गई इलाहाबाद में। तो ये जो बीच का रीजन बना, यहाँ पे तो शिवालिक फुटहिल्स है ना, देखो यहाँ पे तो शिवालिक फुटहिल्स है और यहाँ पे भाबर तराई रीजन है, तो यहीं से तो शुरू होगा, फिर यहाँ पे नहीं होगा, है ना। कभी दिमाग में आ रहा होगी भाई यहाँ पे क्यों नहीं है, यमुना तो यहाँ से भी आ रही है, यहाँ फुटहिल्स है, उसके बाद में फिर भाबर तराई रीजन है थोड़ा सा, फिर उसके बाद में इसको, तो इसको बोला है गंगा यमुना दो आब। कभी खाली दो आब भी लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाना गंगा यमुना दो आब की बात चल रही है। इसको दो आब क्षेत्र बोल देते हैं। दो आब क्षेत्र मतलब अंडरस्टैंडिंग है यूपी के रेस्पेक्ट में कि गंगा यमुना। ये फिर रोहिलखंड प्लेन है, ये वाला है ना। इसके बाद फिर ये प्लेन आता है, अवध क्षेत्र है ये, और ये पूर्वांचल क्षेत्र है। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो गैंगेटिक प्लेन है उसका रीजनल क्लासिफिकेशन लिखिए और उनकी विशेषताएं बताइए। डन। तो देखते हैं, चलिए इनकी विशेषताएं रीजनल क्लासिफिकेशन की। तो पहला है गंगा यमुना दोआब, ये गंगा और यमुना के बीच में आ रहा है, सहारनपुर से लेके वेस्ट टू प्रयागराज तक है ना, देखा हमने जहाँ यमुना नदी जाके मिलती है वहाँ तक। हाईली फर्टाइल है, एलुवियल सोइल है, वेल इरिगेटेड है, डेंस अर्बनाइजेशन है। आप ऐसे ध्यान रखना, देखो यूपी के मैप में इधर से इधर को जाएंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा शहरीकरण मिलेगा, अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रामीण आबादी ज़्यादा है। यहाँ की तरफ से जाएंगे तो अर्ध शहरी मिलने लग जाएंगे, सेमी अर्बन इलाके है ना। और यहाँ अर्बन बेल्ट अलग और रूरल बेल्ट अलग मिलेगी, मतलब यहाँ पे तो अर्बन बेल्ट है, यहाँ पे रूरल बेल्ट है, यहाँ पे सेमी अर्बन बेल्ट है। सेमी अर्बन बेल्ट मीन्स कि वो इलाका अभी शहर जितना बिल्ड नहीं हुआ और गांव जितना भी नहीं है, उसकी कंडीशन मिडिल में। ये जो बीच वाला इलाका है, यहाँ पे अर्बन बेल्ट अलग है सेमी अर्बन टाइप से, और रूरल बेल्ट अलग है, और यहाँ ज़्यादातर रूरल बेल्ट है। तो ये आप दिमाग में एक आइडिया रखोगे तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे लिखने के, है ना। जैसे देखो गंगा यमुना दोआब के बारे में लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का रीजन हो गया ऐसे, है ना। तो लिखा है डेंस अर्बनाइजेशन है, इस वाले इलाकों में बेसिकली जो डेंस अर्बनाइजेशन है, इधर को फिर वो कम होता चला जाता है। इसके सब डिवीजन है, देखना अपर दोआब सहारनपुर से बुलंदशहर तक है अपर दोआब। इसके बाद में फिर ये मिडिल दोआब आता है, अलीगढ़ से कन्नौज तक। फिर लोअर दोआब आता है, कानपुर से प्रयागराज तक। फिर आता है रोहिलखंड प्लेन, लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट यूपी, बाउंडेड बाई दोआब रीजन साउथ वेस्ट। इसके साउथ में वेस्ट में दोनों में दोआब रीजन है। अवध प्लेन टू द साउथ ईस्ट, तो इधर देखना साउथ में और ईस्ट में अवध प्लेन है। तराई बेल्ट इन द नॉर्थ, सदर्न प्लेटू इन द साउथ,
जिसने मैप देखा है भाई ये सारे पॉइंट लिख लोगे अपने आप, है ना। कम से कम कभी ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आप लिख ना पाओ, इतना आपको समझा दिया जाएगा कि आप बना के भी लिख के आ जाओगे। फ्लैट टेरेन है ऑब्वियसली, जब प्लेन है तो ये हो गई है ना। एंड सीजनल फ्लड यहाँ पे आ जाती है रोहिलखंड प्लेन में। शुगर कैन एंड व्हीट यहाँ प्रोडक्शन इनका ज़्यादा है। एंड कैसा इलाका है, सेमी अर्बन। ये जो इलाका था ऊपर वाला जो गैंगेटिक प्लेन है, दोआब रीजन, और दोआब में भी खासकर अपर दोआब, वहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही रोहिलखंड प्लेन में पहुँच रहे हैं थोड़ा सा इधर, तो क्या हो जा रहा है, सेमी अर्बन ग्रोथ ज़्यादा हो जा रही है। डन। अभी और नीचे पहुँचेंगे तो रूरल होने लग जाएगा। रामगंगा इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो आप चाहो तो याद कर सकते हो, रोहिलखंड रीजन को रामगंगा 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। अवध प्लेन आता है फिर इसके बाद। इमेज ध्यान रखना है ना, अगर समझ में नहीं आएगी अवध किसकी बात चल रही है तो ऐसे वापस जाके देख लो कि भैया इस वाले इलाके की बात चल रही है, अवध है ना। रोहिलखंड, दोआब, अवध एंड पूर्वांचल। अब समझ में आ रहा होगा GS 5th पेपर में पहली क्लास क्यों पढ़ाई है, वहाँ पे ये सब नाम वगैरह बताए गए हैं और हमने बताया आगे की क्लासेस समझने के लिए इन सब नाम का पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखना आपकी और क्या हो रहा है, सेमी अर्बन ग्रोथ है रोहिलखंड में, तो ये देख लिया था हमने। अवध, गोमती बेसिन यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, तो गोमती रिवर तो है, ये देखा है कि पीलीभीत से निकलती है, लखनऊ इस नदी के किनारे है, तो अवध रीजन में तो ऑब्वियसली गोमती होगी, है ना। इसके बाद अभी पूर्वांचल में जाएंगे तो वहाँ घाघरा आ जाएगी, ऊपर आएंगे तो फिर वहाँ यमुना और गंगा हो जाएंगी। डन। यहाँ क्या क्या देखना, मिक्स ऑफ अर्बन हब एंड रूरल बेल्ट अवध वाले में। आप समझ में आया। अभी चौथा पूछेंगे पूर्वांचल, तो वहाँ पे क्या आएगा बताओ, पढ़ा भी नहीं है फिर भी बता सकते हो। पूर्वांचल वाले में रूरल पॉपुलेशन। आइडिया बनाओ दिमाग में, कंटेंट के पीछे ज़्यादा मत भागो, कंटेंट तो अपने आप याद रह जाएगा। लो लाइंग फ्लड प्लेन है, पूर्वांचल है, तो ये वाला पॉइंट कौन नहीं लिख देगा भाई, अभी बताया। वहाँ पे या तो तराई वाला रीजन ज़्यादा है या फिर खादर वागर में खादर ज़्यादा है। लो लाइंग फ्लड प्लेन है ना। कल्चरल हार्टलैंड है, अभी देखा था जैसे महात्मा बुद्ध, श्रावस्ती एंड कुशीनगर एंड सिद्धार्थ नगर, उनसे जोड़ सकते हैं जब यहाँ लिखेंगे तो इसके बारे में, है ना। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये खाली रीड करने हैं। रिवर यहाँ पे राप्ती, घाघरा, गंगा, सरयू तो बताया था, घाघरा यहाँ की मेन रिवर बनेगी, है ना। बाकी इन नदियों के हिसाब से राप्ती, खादर, सरयू पार मैदान एंड पूरबिया प्लेन, ऐसे कुछ नाम दिए जा सकते हैं, तो इनको जस्ट रीड। तो हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया भाई, समझते रहना। ये वाला रीजन पढ़ लिया, शिवालिक फुटहिल्स, ये वाला रीजन पढ़ लिया, फिर भाबर और तराई, फिर ये रीजन पढ़ लिया गैंगेटिक प्लेन। इन तीनों रीजन में क्या पढ़ा है हमने, एक छोटा सा कोई इंट्रो टाइप का लिख पाए तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर उसके ज्योग्राफिकल फीचर, फिर उसके इकोनॉमिक फीचर, फिर उसके कल्चरल फीचर। इस गंगा वाले में एक चीज़ ज़्यादा पड़ी बाकी की तुलना में, वो क्या थे, इसके डिवीजन। डन। तो वो 3 तरह से कि खादर वांगर, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, फिर अपर गंगा, लोअर गंगा, मिडिल गंगा, उस पर अभी कोई चांस नहीं है। तो उसके बाद में गैंगेटिक प्लेन का रीजनल डिवीजन, वो भी आ सकता है। डन। अब अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सदर्न प्लेटू रीजन। ओके, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो इसको समझ लो आप एक बार डायग्राम से। ये वाला रीजन है जो यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, तो ये अभी भी देखा था नेचुरल बाउंड्री में, यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन है, पता ही है हमको, बस अब यहाँ पे हमें इनके फीचर्स पढ़ने हैं थोड़े से बस। फिर यहाँ पे ये बघेलखंड रीजन है, यहाँ पे आपको सोनपार हिल मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको कैमूर हिल मिल जाएंगी, और यहाँ चित्रकूट के थोड़ा सा नीचे ये बॉर्डर पे आपको पन्ना हिल मिल जाएंगी, और यहाँ सोनभद्र और मिर्जापुर वाले इलाके में कैमूर, और सोन वाले में सोन नदी के पास या सोन नदी के पार तो वहाँ सोनपार हिल मिल जाएंगी। ठीक, ये सदर्न प्लेटू रीजन हो गया। डायग्राम आपने ये बनाना है जब भी ये क्वेश्चन आए। अब इनके बारे में लिखना क्या है, इनके फीचर्स क्या लिखने हैं उनको देख लो। डन। तो पहले तो इंट्रो में लिखोगे कुछ कि भाई सदर्न प्लेटू क्या है, हल्का सा इंट्रो लिखना पड़ेगा ना। देखो तो, द सदर्न प्लेटू रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज नदर्न एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग साउथ ऑफ द गंगा यमुना रिवर। बन गया इंट्रोडक्शन।
कि गंगा यमुना रिवर के साउथ में और जो इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका नदर्न एक्सटेंशन है ना। और कुछ लिखना चाहूँ थोड़ा सा बड़ा, वैसे इतने छोटे छोटे इंट्रो ही काम कर जाते हैं। अगर कुछ और लिखना चाहो तो आप ये सब भी लिख सकते हो, ओल्ड है, इरोडेड है, रॉकी टेरेन है, मिनरल रिचनेस है। बाउंड्रीज की क्या क्या है आप बता ही लोगे, देखना ऐसे रीजन बनना है, ये वाला रीजन है। तो इसके नॉर्थ में कौन है, गंगा और यमुना की रिवर। साउथ में कौन है यहाँ पे, विंध्यन रेंज। वेस्ट में कौन है, चंबल रिवर। यहाँ साउथ ईस्ट वाले इलाके में यहाँ पे पन्ना थी, कैमूर थी, सोनपार थी, और यहाँ पे कर्मनासा है ना। तो इन सब के बारे में लिख सकते हैं, मतलब ये आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप फिर भी देख लो कि बाई चांस आ जाए। चलिए तो इसकी विशेषताएं देखनी शुरू करते हैं। पहले ज्योग्राफिकल फीचर, तो जियोलॉजिकल बेस है इसका एंशियंट आर्कियन। जब अभी बता ही दिया कि ये प्लेट्यू रीजन का नदर्न एक्सटेंशन है, तो प्लेट्यू रीजन जो है वो आर्कियन पीरियड का बना हुआ है। ये जीएस फर्स्ट पेपर में जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो देखते हैं, ओके। और ये कटी छटी पहाड़ियां हैं एंड रॉकी टेरन है, अंडोलेटिंग है, मतलब इस तरह की सरफेस है इनकी, कहीं उबड़ खाबड़ है ना। रेजिडुअल हिल्स हैं, विंध्यन रेंज का पार्ट है, बता ही दिया, जो बीच में आ रही है कैमूर एंड पन्ना एंड सोनपार है ना। इसके वेस्टर्न रिवर, इस इलाके में यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे जो रिवर है वेस्टर्न इलाकों में, उसमें कौन कौन है, चंबल रिवर है, बेतवा है, दसान है, केन है। डन। जो ईस्टर्न रिवर है इस इलाके वाले में, उनमें सोन है, कर्मनासा है, बेलन नदी घाटी, एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा है ना, मिर्जापुर, प्रयागराज, बेलन नदी घाटी, स्टोन एज से रिलेटेड है ना, तो वहाँ एंशियंट हिस्ट्री में जीएस फिफ्थ पेपर में इसको किया गया। डैम्स है यहाँ पे, रिहंद बांध है, माता टीला बांध है। अब अपना होमवर्क जान लो। डन। ये रिहंद बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है, ये तो चलो बता लोगे कि भाई रिहंद नदी पे है। माता टीला कौन सी नदी पे है, ये आपको बताना है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बताना है, रिहंद बांध रिहंद नदी पे है, रिहंद किसकी सहायक नदी है, गंगा की, यमुना की, सोन की। तो दो बातें आपको बतानी है कल से। एक, रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, इसको ढूंढ के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। दूसरा, माता टीला बांध कौन सी नदी पे है, और वो नदी भी किसकी सहायक नदी है। वीडियो पॉज करो, सर्च करो, मेहनत करो, और अगर नहीं कर सकते तो हम बता दे रहे हैं। देखो ये जो माता टीला बांध है ये बेतवा नदी पे है, बेतवा। वो बेतवा किसकी सहायक है, बेतवा सहायक है यमुना की, बेतवा, और ये ट्रिब्यूटरी हुई यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। रिहंद बांध जो है वो रिहंद नदी पे है, और रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन। डन। तो माता टीला बांध जो है, जगह कौन सी है, अच्छा बांध बनाया तो कहीं तो बना होगा। तो ये जो माता टीला बांध है बेतवा नदी पे, जो यमुना की सहायक है, ये बना हुआ है ललितपुर में। और जो रिहंद बांध है, रिहंद सोन, ये कहाँ पे है, सोनभद्र, रिहंद सोन की ट्रिब्यूटरी है ना, उससे नाम मिला के याद रह जाता है। इतनी सब बातें पता है कैसे याद रहती हैं, दिमाग में कुछ जुगाड़ बनाने पड़ते हैं, कुछ लिंक बनाने पड़ते हैं, उन बैकलिंक से ये सब कुछ याद रह पाता है। तो ये हमने देखा इसका सिग्निफिकेंस। बाकी रेड एंड लेटेराइट सोइल है यहाँ पे इन वाले इलाकों में ना, रेड लेटेराइट सोइल है, लेस फर्टाइल है, रेन फेड है, वर्षा सिंचित है, तो उसी से इनकी खेती हो पाती है, ड्राउट प्रोन है। जनरल स्लोप जो है वो इनका नॉर्थ ईस्ट का स्लोप है, नॉर्थ ईस्ट है ना। तो देखो ये हो गया इधर से नॉर्थ एंड ईस्ट, तो ऐसे स्लोप है, तो देखा होगा यहाँ ऐसे रिवर जा रही है ना, तो उससे आप ऐसे कुछ आइडिया बना सकते हो। ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस में इतने पॉइंट हैं कि आपका बड़ा क्वेश्चन आए छोटा है आप दोनों कर सकते हो, चाहे 200 शब्द वाला आ जाए चाहे 125 शब्द वाला आ जाए। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसका ये है कि ये मिनरल रिच है। उत्तर प्रदेश में जो मिनरल मिलते हैं थोड़े बहुत, वैसे तो उत्तर प्रदेश मिनरल के लिए फेमस ही नहीं है ना, वो इसी इलाकों में तो मिलते हैं। डन। तो ये मिनरल रिच इलाका है, उत्तर प्रदेश का मिनरल रिच इलाका। डन। बाकी पावर प्लांट के लिए फेमस है ना, जैसे अनपरा थर्मल पावर स्टेशन है,
ओबरा थर्मल पावर स्टेशन है, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन, रेणु सागर थर्मल पावर स्टेशन, रिहंद हाइडल प्रोजेक्ट। पता है ज़्यादातर कहाँ बने हुए हैं? ये तो शायद सभी अनपरा ओबरा, हाँ रिहंद, ये थर्मल पावर स्टेशन बने हुए हैं सोनभद्र में। सोनभद्र में कोयले से भी बिजली बनती है, कोयले के लिए थर्मल पावर स्टेशन है, और यहाँ पे डैम से भी बिजली बनती है, उसके लिए यहाँ पे जो हाइडल प्रोजेक्ट हैं वो बनाए गए हैं। तो ऊर्जा उत्पादन ना केवल साउथ की जरूरत है, बल्कि जो नदर्न यूपी है वहाँ पे भी सप्लाई होती है। तो इसलिए सोनभद्र को क्या बोलते हैं? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पावर प्लांट है ना। इरिगेशन के चैलेंजेस हैं, चूंकि यहाँ पे नहर बनाना आसान काम नहीं है। मान लो कहीं पे एलुवियल सोइल है तो उसको खोद खोद के नहर बना लिए जाएंगे, लेकिन पठारी इलाके में थोड़ा कठिन काम ज़्यादा है। तो इनकी समस्या ये है कि बारिश कम हो रही है एंड ग्राउंड वाटर टेबल ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और नहर बन नहीं सकती। मतलब बन तो सकती है बट वो बहुत खाली टाइम टेकन एंड बहुत एक्सपेंसिव रहेगा फिर, तो यहाँ पे ये समस्या है। तो नदी जोड़ो परियोजना यहाँ के लिए देखो, जब भी आ जाए ये वाला रीजन लिखने के लिए इसके विकास के लिए सरकार क्या कर रही है, बुंदेलखंड रीजन। तो एक तो ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पानी है ना, ड्राउट प्रोन है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर अच्छी नहीं हो रही, ये सब। दूसरा, सरकार यहाँ चला रही है बुंदेलखंड वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट, और सरकार इसको जगह जगह प्रमोट करती है कि हम बुंदेलखंड के लिए ये कर रहे हैं। तो ये दो चीजें, केन बेतवा लिंक एंड बुंदेलखंड वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट, ये बुंदेलखंड के डेवलपमेंट के जो की प्रायोरिटी पे सरकारी योजनाएं हैं वो हैं। तो बुंदेलखंड रीजन के बारे में जब भी लिखने आए, उसकी चुनौती और समाधान और उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, तो ये आप लिखेंगे, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट एंड बुंदेलखंड वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट। ये बड़े प्रोजेक्ट है वहाँ के लिए, है ना। एग्रीकल्चर के लिए फेमस है मिलेट पल्सेस ऑयल सीड, यहाँ पे ये मिलते हैं। सोइल अभी हमने देख लिया था। फॉरेस्ट में डेसिडियस फॉरेस्ट मिल रहे हैं, टीक, साल, तेंदू। एंड स्टोन कार्विंग, रेड सैंडस्टोन इंडस्ट्री, तो उसके लिए तो ये प्राचीन काल से फेमस है। अशोक के जो पिलर बने हुए हैं वो कौन से पत्थर से बने हैं? बलुआ पत्थर से है। वो बलुआ पत्थर कहाँ से लाया जाता था? चुनार बलुआ पत्थर से बने हुए ना। और ये चुनार कहाँ पे है? कहाँ पे है चुनार, बताओगे? मिर्जापुर में, मिर्जापुर। और चुनार क्यों फेमस है? चुनार का किला फेमस है, चुनार का किला। जैसे एक किला था ना कल बांदा में, 5th पेपर वाली क्लास में ना, बांदा में, तो उस किले का नाम था कालिंजर। ऐसे यहाँ पे मिर्जापुर में चुनार, वहाँ कालिंजर फेमस था क्योंकि वहाँ पे शेरशाह सूरी मारा गया था। ये भी शेरशाह सूरी से ही रिलेटेड है ना। उनमें हुमायूं ने शेरशाह सूरी को यहाँ पे हरा दिया था, चुनार के किले को घेर लिया था शुरुआत में। डन। और तो इससे याद रह जाएगा आपको, आपके पास अच्छा खासा बैकग्राउंड है। रेड सैंडस्टोन इंडस्ट्री है, उम्मीद है इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमने इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी देख लिया। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या भाई? बुंदेली एंड बघेली कल्चर है यहाँ पे। तो बुंदेलखंड बघेलखंड है तो लिख ही लोगे। इस कल्चर में फोक डांस एंड हीरोइक टेल्स, ये सब चीजें जो मतलब वीर गाथाएं होती हैं, लोक नृत्य, इन सब के बारे में बताया गया। इस पे अभी हमें याद आ रहा है, शायद यूपीपीसीएस 2023 में या आरओ में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा गया है कि जब उसने जन्म लिया तो धरती 2 और आधा हाथ यानी कि 2.5 हाथ नीचे समा गई। इतना बहादुर आदमी था वो, मतलब उसकी वीर गाथाओं के बारे में ऐसे बताया गया। तो आप ध्यान रखना वो किसके बारे में बताया गया? आल्हा के बारे में, आल्हा के बारे में ना। तो इसके लिए आपके पास अच्छा खासा याद होगा। रामायण से इसका लिंक है। तो 5th पेपर पढ़ाते समय बताया था, चित्रकूट, भगवान राम ने अपना वनवास का समय यहाँ पे गुजारा था ना। सोनभद्र ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए फेमस है, और यहाँ पे विंध्यन रीजन का इन्फ्लुएंस है। जैसे वहाँ पे खजुराहो के मंदिर हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस उत्तर प्रदेश के इस इलाके पे मिलता है। तो ये हमने इसके फीचर्स पढ़ लिए। अब इसका भी एक सब डिवीजन है, उसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। वैसे ये सब डिवीजन हमने बता ही दिया। बुंदेलखंड है, बघेलखंड है और विंध्य की पहाड़ियाँ है ना।
देखो इमेज में देख लो एक बार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और ये विंध्य पहाड़ी। डन। तो इस पे में भी अलग से क्वेश्चन आ जाए कि इसके सब डिवीजन पे लिखिए, तो देख लेते हैं बुंदेलखंड के बारे में। पहले कुछ कौन से जिले आ रहे हैं यहाँ पे, ये वाले जिले आएंगे ना, तो ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। अब समझ में आया मैप याद करना क्यों जरूरी है ना, यूपी का पेपर देना है भाई तो करना पड़ेगा। जीएस 5th और 6th पेपर में 5th वाली में आप वो शुरू वाली 1-2 क्लास देख लो, वो दोनों बहुत काम आएंगी। अब ये किससे घिरा हुआ है, तो इसके नॉर्थ में यमुना है, साउथ में विंध्यन रेंज है, देखा था ना अभी ऐसे ही यमुना जा रही है, साउथ में विंध्यन रेंज है यहाँ पे। अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें चंबल है, इधर पन्ना, और उसके बाद में अजयगढ़ रेंज, पन्ना अजयगढ़ रेंज है ना, ऐसे कुछ कर सकते हो। वाटर स्कार्सिटी एंड रूरल बैकवर्डनेस, इसके लिए इसको जाना जाता है। बघेलखंड की बात करें तो यहाँ सोनभद्र, मिर्जापुर एंड प्रयागराज और चंदौली के बस थोड़े थोड़े से ब्लॉक, जैसे चंदौली का चकिया ब्लॉक है और प्रयागराज का ये मेजा और करचना ब्लॉक है। डन, करचना एंड मेजा। तो मेन रीजन तो यहाँ पे है सोनभद्र और मिर्जापुर में, कहाँ, बघेलखंड प्लेट्यू। ठीक, कोल डिपॉजिट फेमस है इस इलाके में, तो उसको देख लेंगे। तो इसके प्लेट्यू के साउथ में नर्मदा वैली है, विंध्यन रेंज है, तो उसके बाद में फिर ना एंड सोनपार हिल यहाँ पे देख ही लिया था। इधर मिनरल रिच है, एनर्जी हब है। एनर्जी हब तो जब ये रीजन आ रहा है सोनभद्र बता ही दिया, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया तो वैसे ही लिख लेंगे। विंध्यन रेंज कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, मेनली तो यहाँ पे देखो सोनभद्र में, मिर्जापुर में, यहाँ पे सोनपार हो गया, यहाँ पे कैमूर हो गया। थोड़ा सा बताया चित्रकूट का जो फ्रिंज वाला इलाका है, जो सीमांत क्षेत्र है, सीमा पे उसके यहाँ, तो कौन हो जाता है, पन्ना। तो चित्रकूट में है, मिर्जापुर में है, सोनभद्र में है। डन, ये हमने समझ लिया, पन्ना हिल, सोनपार हिल, कैमूर हिल। तो ये हमने इसका डिवीजन देख लिया। यहाँ पे है ना, उन्हीं हिल के नाम लोकेशन दे रखी है कुछ की कहाँ पे पड़ रही है। जैसे पन्ना हिल है तो वो चित्रकूट रीजन के पास में है। डन। कैमूर हिल है तो वो सोनभद्र के साउथ वेस्ट में है। सोनार हिल तो ईस्टर्न सोनभद्र में, तो सोनभद्र यहाँ कैमूर है, यहाँ पे सोनपार है, और उसके इधर चित्रकूट के नीचे जाने पे फिर पन्ना हिल है। इसके अलावा जो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे हिल हैं, तो वो भी विंध्यन के पार्ट हैं, बट वो यूपी के लिए मोर लोकलाइज्ड हैं, तो उनको उसमें पढ़ते नहीं, बस ऐसे थोड़ा विंध्य हिल करके उसको देख लेते हैं। यही सब सेम जानकारी यहाँ आपको हिंदी में लिखी हुई है। तो अपनी कल की क्लास में शुरू करेंगे फिर क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अपनी 3rd क्लास में। अभी आपका यूपी का ज्योग्राफी में कौन सा पोर्शन हो गया, फिजियोग्राफी एंड लोकेशन, 2 कंप्लीट हो गए ना। एक फिजियोग्राफी यानी कि ज्योग्राफिकल रीजन, और एक लोकेशन। लोकेशन पे अभी कोई क्वेश्चन मेंस में नहीं आया, फिजियोग्राफी में 2 क्वेश्चन मेंस में आए हैं। तो वो जिस बुक से मेंस के क्वेश्चन दिखाए थे, मार्गदर्शन सीरीज, तो उसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग, उसके लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।